स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आपने सारा पीछे जो हमने किया था वो रिवाइज किया होगा और कुछ सेंटेंसेस बोलकर भी देखे होंगे, जिससे आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा किया था और उसके साथ कुछ और तरह के वाक्य भी किए थे। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है जब कोई चीज कंटिन्यू कर रही है, यानी लगातार हो रही है, उसे कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जैसे वह भाग रहा है, वह बोल रहा है, वह जा रही है। इस तरह से जो काम अभी चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस के वो वाक्य होते हैं। तो इसमें कॉन्जुगेशन इसी तरह से बनता है, जैसे इसमें वर्ब जो यूज किया जाता है वो टू बी है, टू बी होना। इसका कॉन्जुगेशन कैसे होगा? आई के साथ एम, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, दे आर, और सिंगुलर्स के साथ इज और प्लूरल्स के साथ आर। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी जो ग्रुप्स बनाए थे उसी तरह से हम देखेंगे। सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ये इसका कॉन्जुगेशन है, होना। टू बी मीन्स होना। मैं हूं, हम हैं, आप हो, वह है, शी इज, वह है, दे आर, वे हैं। अब मैं हूं क्या, इसमें क्या करते हैं, आई के साथ इसका कॉन्जुगेशन लगाकर कुछ भी जो वर्ब होता है, वर्ब के साथ जो है आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। प्ले, प्ले के प्लस आईएनजी। इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। या किसी का नाम है राम इज, तो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया जाता है, टू बी वर्ब जो है इज एम आर, इज एम आर। ये तीनों नहीं लगाने, इनमें से एक लगाना है। प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओ सॉरी, प्लस वर्ब प्लस इंग, आईएनजी, वर्ब प्लस इंग। ठीक है, ये वर्ब है और ये इंग लगा दिया साथ में। तो ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी बोल लेते हैं। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। यू आर शाउटिंग, आप चिल्ला रहे हो। ही इज ड्राइविंग, ड्राइविंग मीन्स गाड़ी चला रहा है, वह गाड़ी चला रहा है। अब जरूरी नहीं कि आप बोलो ही इज ड्राइविंग द कार, ही इज ड्राइविंग अ बस, वो जरूरी कोई पूछे तभी आप बोल सकते हो। सिंपल अगर कहें तो ही इज ड्राइविंग। अगर कोई जरूरत है इस चीज को बताने की कि कौन सा व्हीकल ड्राइव कर रहा है, तो वो आप साथ में लगा सकते हो। शी इज स्टडिंग, दे आर सिंगिंग, राम इज ईटिंग। इन सब में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग, सब्जेक्ट और टू बी वर्ब जो है वी के साथ आर लगेगा। आई इसका प्लूरल होता है वी, और रीड वर्ब के साथ आईएनजी। इसी तरह यू आर शाउटिंग। ठीक है, ही इज ड्राइविंग, ड्राइविंग का। अब आपने कुछ डिफरेंस देखना है, जैसे
थोड़ा सा आपने ये चीज़ें लर्न भी करनी है साथ साथ, ताकि आपके स्पेलिंग्स में मिस्टेक ना हो। जैसे प्ले शब्द हमने यूज़ किया तो प्ले के साथ हमने इंग लगा दिया, प्लेइंग बन गया, ठीक है। अब इसी तरह रीड के साथ रीडिंग बन गया, ठीक है। और परंतु ड्राइव के साथ हमने जब लिखा DRIVE ड्राइव होता है, जब इसका इंग बनाना है तो इसमें ई को हम डिलीट करते हैं और फिर इसके साथ इंग लगाते हैं, ड्राइविंग, ठीक है। और ये कुछ शब्द होते हैं, उनको वैसे ही आपको लर्न करना पड़ेगा। जो पीछे ई होता है ज़्यादातर वे उसके साथ जो है उसको ज़्यादातर डिलीट कर देते हैं और ING लगा देते हैं, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। एक्सेप्शंस मीन्स कुछ जो है ऐसे शब्द होते हैं उनमें वैसे नहीं होता, परंतु ज़्यादातर जो है इस तरह से पीछे से ई हटाकर ING लगा दिया जाता है। अब कुछ शब्द होते हैं जैसे कट कट कट, कट का होगा कटिंग, वैसे कट के स्पेलिंग क्या होते हैं CUT, ठीक है, और कटिंग डबल T लगेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ऐसे वर्ब्स, ऐसे जो हैं वर्ब्स भी देखने चाहिए कि उनके साथ किसके साथ डबल T लग जाना है, जैसे यहाँ पर लगा, और कहाँ पर हमने पीछे से ई को हटाना है और ING लगाना है। इस तरह से हम कई शब्द कर सकते हैं। और ना वाले वाक्यों में ये थे सब एजर्टिव सेंटेंसेस। ना वाले वाक्यों में जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, नॉट, यू आर नॉट शाउटिंग, ही इज नॉट ड्राइविंग, शी इज नॉट स्टडिंग, दे आर नॉट सिंगिंग, राम इज नॉट ईटिंग। इज, एम, आर के पीछे नॉट लगाया जाता है, ठीक है। इसमें और कहीं भी नॉट नहीं लगाना। दे आरंट भी बोल सकते हैं, दे आरंट सिंगिंग, वे गा नहीं रहे हैं, दे आरंट सिंगिंग। इसको हम बातचीत की भाषा में इस तरह से भी लिखते हैं और वैसे भी बोलते हैं, और वैसे लिखते टाइप भी ऐसे आप लिख सकते हैं, परंतु आपको एपोस्ट्रोफ ठीक जगह पे लगाना चाहिए। एन के बाद इस तरह से छोटा सा एपोस्ट्रोफ लगाना होता है, ये पूरा ही नहीं लगा देना जिससे कि ऐसे लगे कि ये आई लिखा हुआ है, ठीक है। इसको छोटा सा ऊपर लगा देते हैं। तो दे आरंट सिंगिंग, वी आरंट रनिंग, हम दौड़ नहीं रहे हैं। अब रन, RUN स्पेलिंग होते हैं, अब रनिंग में डबल N लग जाता है, ठीक है। इस तरह से कई शब्द होते हैं जिसमें जो है डबल T डबल N लग रहा है। ये शब्दों का जो डिफरेंस है ये हमने ज़रूर नोट करना है। और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैंने आपको बताया कि ये एज अ रूल ऐसे ही होते हैं, इनको ऐसे ही लर्न करना पड़ता है। हाँ, कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं, जैसे कई बार कहते हैं कि ये कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल आ जाए तो डबल T लगेगा, ठीक है। इसी तरह ये कॉन्सोनेंट है और ये वॉवल है, कॉन्सोनेंट N है और वॉवल U है, ये आ गया, फिर डबल N लग गया। इस तरह से ज़्यादातर होता है, परंतु उसमें भी मैंने बोला कई बार एक्सेप्शंस हो सकती हैं, तो वो ये एक रूल है, परंतु इस रूल में कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं। तो इसी तरह से आई एम नॉट गोइंग, ज़्यादातर आई एमंट नहीं बोलते, एम नॉट गोइंग सीधा बोलते हैं, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग। अब गो शब्द में आप देखिए, गो शब्द है, जब इसका हम इंडेफिनेट बनाते हैं तो क्या लगता है, इंडेफिनेट में ES लगता है, ठीक है ना।
तब एस नहीं, सीधा सीधा नहीं लगाते, और जब हम इसको इंग के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो सीधा आईएनजी आगे लगा देते हैं। ही इज डूइंग, अब वो कुछ कर रहा है, ही इज डूइंग क्या, अपना काम कर रहा है, ठीक है, हिज वर्क। अब यहां पर वैसे हिज का मतलब क्या, ये पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं और इसमें हिज का मतलब क्या होता है, उसका, ठीक है। चलो इसके कुछ वाक्य हम करते हैं। ये वाला मैं समझा देती हूँ पहले। हिज का मतलब होता है उसका, तो ही इज डूइंग हिज वर्क, ज्यादातर तो इसको इसके साथ ही अटैच किया जाता है कि वो अपना काम कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि वो किसी और का काम कर रहा हो, तब भी ही इज डूइंग हिज वर्क, यानी ही थर्ड पर्सन, वो किसी और का काम कर रहा है, तब भी हिज वर्क लगा सकते हैं, परंतु ज्यादातर ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम। यहाँ पर हिज जो है, इसका जो मतलब है कि वो अपना ही काम कर रहा है। इसी तरह आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। अब आई एम डूइंग माई वर्क, यहां पर माई मेरा, ठीक है, मैं मेरा काम कर रहा हूं या मैं अपना काम कर रहा हूं। तो यू आर डूइंग, यू आर डूइंग, यू के साथ यूर वर्क, तुम अपना काम कर रहे हो। अब यूर वैसे मतलब क्या होता है, तुम्हारा, तुम तुम्हारा काम कर रहे हो। तो यहाँ पर इसका एक सिंपल वाक्य क्या बनेगा, क्योंकि जो है हिंदी में जो शुद्ध रूप से बोलेंगे तो क्या बनेगा, हाँ, तुम अपना काम कर रहे हो। इन सब का मतलब जो है वो अपना बन जाता है जब इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, अदरवाइज इनका अलग डिफरेंस मतलब होता है। ही इज डूइंग हिज वर्क, शी इज डूइंग हर वर्क, शी के साथ हर लगता है, ठीक है, ही के साथ हिज लगता है, पोजेसिव प्रोनाउन। तो वह अपना काम कर रही है। अब मतलब सबका अपना ही यहाँ पर आ रहा है। अब हो सकता है किसी केस में वो किसी और लड़की का काम कर रही हो, तब भी वो कह सकते हैं शी इज डूइंग हर वर्क, किसी और का कर रही है। परंतु ये तो बातचीत के संदर्भ में पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ही इज डूइंग हिज वर्क। अब और भी हम बना सकते हैं, जैसे दे आर डूइंग देयर वर्क, देयर वर्क। अब यहां पर THEIR वाला देयर लगेगा। वे, अब देयर का मतलब क्या होता है, उनका, ठीक है, वे अपना काम कर रहे हैं, यहां पर यही मतलब निकलेगा। और अगर वे किसी और का काम कर रहे हैं, तब भी आप ये कहेंगे वे उनका काम कर रहे हैं किसी और का, ठीक है। ये बातचीत के संदर्भ में कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। दे आर डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग, वी आर डूइंग आवर वर्क, हम अपना काम कर रहे हैं। अब आवर क्या होता है, हमारा, हम हमारा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी अपना इसका मतलब निकल गया, ठीक है। तो इट इज डूइंग इट्स वर्क, ये सिंपल सा किसी के लिए भी आप लगा सकते हैं कि ये जो जानवर है ये अपना काम कर रहा है। इट्स वर्क, इट के साथ इट्स लगेगा, ठीक है। तो ये सभी इनका मतलब अदरवाइज अलग, इन शब्दों को देखें तो क्या है, उसका, लड़के का, ही के साथ हिज लगता है, उसका, लड़की का, यूर तुम्हारा, माई मेरा, इट्स इसका, अवर हमारा, ठीक है, देयर उनका। परंतु यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो सबका
मतलब कि वे अपना अपना काम कर रहे हैं, तो मतलब अपना यहाँ पर निकलता है। ठीक है, तो अब देयर वर्क, THEIR, देयर यूज करना है, ये जरूर आपने याद रखना है, क्योंकि देयर एक THERE देयर होता है। ठीक है, जैसे इस हेयर, ये हेयर का उल्टा होता है एंटोनिम, हेयर देयर, यहाँ वहां। ही इज हेयर, शी इज देयर, या ही इज देयर, तो ये THERE वहां इसका मतलब होता है। जब हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं THEIR, इसका मतलब क्या होता है? उनका। ठीक है, तो ये शब्दों का जरूर आपने ध्यान रखना है। अब इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस में जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में क्या होगा? बहुत सिंपल है। आर यू, जो सीधा था यू आर सिंगिंग, यू आर सिंगिंग एजर्टिव वाक्य था, और यू आर नॉट सिंगिंग नेगेटिव वाक्य है। अब आर यू सिंगिंग, आर यू सिंगिंग, ये कौन सा वाक्य बन गया? पीछे क्वेश्चन मार्क, यू सब्जेक्ट जो है हम अंदर ले आए, जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, टू बी, वो हम बाहर ले आए, तो इसमें आर जो है बड़ा होगा, ए कैपिटल में लिखेंगे, आर यू सिंगिंग, तो ये क्वेश्चन बन गया, क्या आप गा रहे हो? आर दे शाउटिंग, क्या वे चिल्ला रहे हैं? ठीक है, इसी तरह से वैसे किसी से पूछा नहीं जाता आर यू सिंगिंग, क्योंकि ये तो जो गा रहा है वो तो दिखाई दे रहा है। मैं वैसे ही एक सिंपल सा सेंटेंस बनाने के लिए इस तरह से हमने यूज किया। आर दे शाउटिंग, क्या वे चिल्ला रहे हैं? आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो? रीडिंग द बुक, क्या आप किताब पढ़ रहे हो? अब आर यू स्टडिंग, इज शी स्टडिंग करते हैं यहां पर, इज शी स्टडिंग, स्टडिंग, पीछे क्वेश्चन मार्क, क्या वह पढ़ रही है? अब रीडिंग भी जो है वो पढ़ना होता है, स्टडिंग भी पढ़ना होता है, परंतु ये जो स्टडिंग का मतलब होता है कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई अपनी पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कभी कोई किताब पढ़ रहे हैं, कभी कोई किताब पढ़ रहे हैं। तो रीडिंग होता है कि खास एक दो किताबें हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो स्टडिंग मीन्स कि अपनी जो हम डिटेल में पढ़ाई करते हैं उसे स्टडीज कहते हैं। ठीक है, इसमें वाई के बाद इसी तरह से ING लगाना है। अब नॉट वाले वाक्यों में आर नॉट दे शाउटिंग या आरंट दे शाउटिंग, छोटा करके क्या बनेगा? आरंट दे शाउटिंग। आर यू रीडिंग द बुक, तो इसका क्या बनेगा? आरंट यू रीडिंग द बुक। इज शी सिटिंग, इज शी स्टडिंग, इजंट शी स्टडिंग, इजंट शी स्टडिंग। ये कौन से वाक्य हो गए? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य हैं जिनमें जो है नॉट जो है वो पहले लगा देते हैं। इस तरह से भी कह सकते हैं आर यू नॉट रीडिंग, इस तरह से भी ठीक रहता है, इस तरह से भी गलत नहीं होता ग्रामेटिकली। इज शी नॉट स्टडिंग, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। इज शी नॉट स्टडिंग, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, परंतु नॉट यहीं पे लगाना है या इधर लगाना है, सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद में है। तो ये कुछ वाक्य थे जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य थे। अब कुछ वाक्य होते हैं जिनमें वो हमें जरूर ध्यान में रखने चाहिए। वो जब हम
कोई मौसम बताते हैं या कुछ करते हैं, इस तरह से बात करते हैं, तो वहां पर न्यूट्रल सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ठीक है, वर्षा हो रही है। अब यहां पर जो न्यूट्रल सब्जेक्ट लगाया जाता है, रेनिंग का मतलब ही वैसे है वर्षा हो रही है, परंतु वर्षा का होना हो रही है, परंतु इसको हम सेंटेंस में जब कन्वर्ट करते हैं तो इट इज रेनिंग कहते हैं। इसी तरह ज्यादातर मौसम बताने के लिए इट इज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग क्या होता है? ड्रिजल, ड्रिजल होता है बूंदाबांदी, ठीक है, बूंदाबांदी पड़ रही है, इट इज ड्रिजलिंग। इट इज सनी टुडे। इसमें कोई पूछता है, इसमें कोई इंग नहीं लगा, ये सिंपल वाक्य है। मैं मौसम बताने की बात आ गई तो मैं बता रही हूँ, सिंपल वाक्य है। इट इज सनी टुडे, आज धूप बहुत ज्यादा है, या इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। अब इसमें कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो है वो नहीं आ रहे हैं जो सब्जेक्ट में। इट लगाकर हम क्या बता रहे हैं? सेंटेंस बता रहे हैं, जो अपनी बात कर रहे हैं। इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज सनी टुडे, इट इज ड्रिजलिंग। अब इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। अब एक प्रोवर्ब है कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है? बहुत हैवीली जब रेन होती है तो रेनिंग के साथ आप कैट्स एंड डॉग्स भी लिख सकते हैं। कैट्स एंड डॉग्स का यह मतलब बिल्लियां कुत्ते नहीं है, यहाँ पर ये प्रोवर्ब है एक छोटा सा। इसका मतलब है बहुत तेज बारिश हो रही है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। या इट इज रेनिंग हैवीली, इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोवर्ब है कैट्स एंड डॉग्स, ये इसको हम वर्ड बाय वर्ड इसकी वो नहीं करेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज सनी टुडे। अब आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग आउटसाइड। आउटसाइड क्या होता है? बाहर, किसी जगह से बाहर। क्या बाहर वर्षा हो रही है? इज इट रेनिंग आउटसाइड। नाउ आउटसाइड का जो है ऑपोजिट क्या होता है? इनसाइड। यू आर सिटिंग इनसाइड द हाउस, आप घर के अंदर बैठे हैं। यू आर सिटिंग इनसाइड द हाउस, आप घर के अंदर बैठे हैं। यहां पर यू हमने जो है प्रोनाउन सब्जेक्ट लगा दिया। अब आप पूछ रहे हैं इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर? यू आर आस्किंग, यू आर आस्किंग। आस्किंग मतलब क्या होता है? पूछ रहे हैं। यू आर आस्किंग इज इट रेनिंग। ये मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस बता रही हूं, अदरवाइज इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, मैं आपको छोटे करके बता रही हूं। तो आप क्या पूछ रहे हैं? इज इट रेनिंग आउटसाइड? यस इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। या इट इज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग मीन्स बूंदाबांदी होना। इट इज वेरी सनी, और कैसे? और कोई भी मौसम हमने, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इसमें इंग नहीं लगा। इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। टुडे मीन्स आज, आज बड़ी सर्दी है। इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे, इट वॉज वेरी कोल्ड या हॉट कुछ भी कह लें, कोल्ड यस्टरडे। यस्टरडे क्या होता है? जो बीत चुका कल है, ठीक है। तो ये सब इट के साथ हम लगा रहे हैं, जिससे कि एक छोटा सा सेंटेंस जो है बन जाता है। इसी तरह इट इज 4 o'clock, 4 बज गए हैं। इट इज 5 past 4, 5 past 4 मीन्स 5 मिनट ऊपर हो गए। पास्ट मतलब ऊपर हो गए,
5 मिनट ऊपर हो गए 4 बजकर, यानी 4:05। इसी तरह इट इज 10:04, ऊपर हो जाए ना समय तो पास्ट लगाते हैं। तो समय भी हम इस तरह से इट इज करके लगाते हैं। इट इज 4:15 क्या होगा? इट इज क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर होता है 15 मिनट्स। 9:15, 9:15 हुए हैं, तो पास्ट लग गया। क्वार्टर क्या होता है? 15 मिनट, ठीक है। तो 9:15 हो चुके हैं। ये इट के साथ, ये सिंपल, ये कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। इसी तरह से इट इज 9:15, 9:15 मीन्स 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं। 9:15 मीन्स अभी 9 बजने में 15 मिनट रहते हैं, ठीक है। इट इज 5:10, यानी 5 मिनट्स टू 10, 10 बजने में 5 मिनट रहते हैं। जब रह जाता है समय तो 2 लगाते हैं, जब समय ऊपर हो जाता है तो पास्ट लगाते हैं, और 15 मिनट के लिए क्वार्टर का यूज करते हैं। इसी तरह से इट इज 10:30, 10:30 बजे हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं? पास्ट लगाते हैं। हाफ मीन्स आधा घंटा ऊपर हो गया। और 2 कहाँ लगाते हैं? जब कुछ मिनट रह जाते हैं। इट इज 5 to 10, ये हमने कहा। इट इज 10 to 11। जो पीछे है ये समय है, ये 10 जो है हम पहले मिनट्स बता रहे हैं, ये घंटे हैं, पीछे घंटे लगाते हैं। 5 to 10, 10 मीन्स 10 बजकर, तो ये मिनट्स हैं पहले। इट इज 10 to 11, 10 मिनट्स भी कह सकते हैं, 10 मिनट्स to 11, तो वो तो पता चल ही जाएगा कि मिनट्स हैं। परंतु नहीं भी लगाते तो 10 to 11 मीन्स 11 जो है ये घंटे हैं, 11 बजे हैं, 11 बजने में 10 मिनट हैं, कोई समय रह गया है। तो ये हमने समय का भी बता दिया कि किस तरह से समय देखते हैं, या न्यूट्रल जो है सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं, और कॉन्टिन्यूस के भी किए। और ये सिंपल सेंटेंसेस टाइम बताने के लिए थे, जिसके लिए इट का प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। आपने इस तरह से 10-15 सेंटेंसेस बनाने हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा बनाएं और उनको बोल कर देखें, जिससे फिर धीरे धीरे हम जब बड़े सेंटेंसेस करेंगे तो वो आप आराम से बोल सकेंगे और कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, क्योंकि आप ग्रामेटिकली अच्छी तरह से सीख गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।